वेलकम टू यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी क्लास 12th की वीडियो नंबर 3। यहाँ पे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आपके इकाई प्रथम की पहला जो अध्याय है जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इसके लिए हमने एक और वीडियो इसके पहले आप लोगों को आप लोगों को प्रोवाइड की थी। उस वीडियो में हमने समझा था कि आखिर इस जो पूरे का पूरा अध्याय है, इस अध्याय में हमें पढ़ना क्या है। मतलब हमने टॉपिक के बारे में बात नहीं किया था, लेकिन यह अध्याय लिया कहाँ से गया है और भी कुछ बेसिक चीजें जो कि पुष्प के बारे में आपको पता होनी चाहिए, वो चीज हमने कल की वीडियो में देखी थी। आज की इस वीडियो में हम बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं पुष्प की संरचना, उसके जो डिफरेंट पार्ट है हम वो देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर जो आपका ये पूरा चैप्टर है इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके ऊपर हमें बात करनी है। इस पूरे के पूरे चैप्टर का सार क्या है, क्योंकि चैप्टर काफी लंबा है और अगर आप इस तरीके से उसका बिना सार समझे पूरे के पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बीच में खो जाएंगे कि आप क्या पढ़ रहे थे, आपको ये चीजें कैसे लिंक करनी है। तो पहले हम पूरा का पूरा चैप्टर का सार समझेंगे कि आखिर इस पूरे के पूरे अध्याय में दिया क्या है। उसके बाद ही हम लोग इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो से सही तरीके से शुरुआत करेंगे। तो ये सारी जो वीडियोस हैं, इन सब वीडियो में आपका बेसिक बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। आपको किस तरीके से चैप्टर को अप्रोच करना है वो क्लियर हो जाएगा और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा तब आपको लगेगा कि यार इस चैप्टर में तो कुछ ऐसा था ही नहीं जो बहुत डिफिकल्ट था। हम बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ आपका एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा का सारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हुए चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पुष्प की संरचना के साथ। हालांकि मैंने एक पुष्प की संरचना यहाँ पे लगा के रखी है, बट पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पुष्प की संरचना को खुद से बना के देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर हम जो खुद से बनाएंगे अपने हाथों से तो हम क्या करेंगे, हम एक एक चीज को बनाएंगे और उन चीजों के बारे में समझेंगे। तो हमारा जो आज का विषय है वो क्या है, पुष्प की संरचना की। आखिर ये जो पुष्प है, हमने देखा था कि पुष्प क्या है, क्यों है, कैसे है, और अब हम देखेंगे कि ये जो पुष्प है इसमें होता क्या क्या है। ऐसा क्या है कि ये रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसकी तरह काम करता है। पुष्प की संरचना के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि पुष्प में होता क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम पुष्प की बात करें तो पुष्प में सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा एक ऐसे डंडी जो किसी स्टेम का क्या कह सकते हैं, प्ररोह का जो रूपांतरित भाग है। तो नीचे कोई प्ररोह ही तो होगा। जैसे कोई चीज किसी चीज का रूपांतरण है तो उसके पीछे वाला जो हिस्सा होगा तो वही चीज होगा। तो जो पुष्प है वो प्ररोह का रूपांतरण है, तो ये नीचे क्या होगा, प्ररोह का ही एक पार्ट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पेडंकल कहते हैं या फिर डंठल कहते हैं। ये जो पुष्प की डंठल होती है उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं पेडंटल। तो इसे हम डंठल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डंठल। अब क्या है, इसके ऊपर क्या होता है, कैसे फ्लैट सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे चपटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी हम थैलेमस कहते हैं और हिंदी में भी हम इसे थैलेमस ही लिखते हैं। तो थैलेमस को इस तरीके से थैलेमस लिखिए या फिर इस तरीके से आप इसका इंग्लिश वर्जन लिख लीजिए, थैलेमस को थैलेमस लिख लीजिए। ये क्या है, ये पुष्प का एकदम बेसिक वाला पार्ट है और थैलेमस का काम क्या होता है, इसी के ऊपर पुष्प से जो डिफरेंट पार्ट होते हैं पुष्प के, चाहे वो बाह्यदल पुंज हो, दल पुंज हो, पुमंग हो, जायांग हो, वो सारे के सारे जो अंग हैं पुष्प के वो यहीं पे लगे होते हैं। ठीक है, चलिए अगर आज आपने पुष्प की संरचना वाली वीडियो अच्छी तरीके से देख ली तो फिर आपको पुष्प से संबंधित किसी भी शब्द में, किसी भी कहीं पे भी पुष्प से संबंधित कोई शब्द दिया होगा तो उसमें आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले जो पुष्प का भाग होता है वो एक हरे रंग का भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज, जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज। ये जो पुष्प है ये पुष्प की पूरी संरचना हम नहीं बना रहे हैं। पुष्प को हम किस तरीके से बना रहे हैं कि हमारा एक पुष्प है उसे हमने बीच में से इस तरीके से कट किया है, तो क्या हुआ कि आधा पुष्प हमको दिख रहा है। जैसे एक सेब है, सेब को बीचों बीच कट करिए तो आपको क्या दिखता है कि सेब की सराउंडिंग कैसी है और सेब के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो कुछ वैसे ही एक पुष्प को लोकी से हमने बीच से कट कर दिया है और अब हम देख रहे हैं कि इस पुष्प में क्या क्या चीज प्रेजेंट है, क्योंकि अगर बाहर से देखेंगे तो अंदर वाली चीज हमको नहीं दिखाई देगी। इसलिए इसकी अध्ययन को आसान करने के लिए पुष्प को ऐसे बीच में से कट करने के बाद फिर हम इसका अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो सबसे बाहर हरे रंग की संरचना होती है, इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्यदल। इस एकल संरचना को हम क्या कहते हैं, बाह्यदल। और इसकी संरचना का जो पूरा का पूरा समूह होता है इसे हम क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज। समझते हैं कि बाह्यदल पुंज और बाह्यदल में क्या
अंतर होता है। तो इस बात को पहले हम समझ लेंगे, तभी हम दूसरे विषय पे मूव करेंगे। देखिए, एक पुष्प है, पुष्प में आप क्या देखते हैं कि पंखुड़ियों की अगर हम बात करें पुष्प के, तो पंखुड़ियां बहुत सारी हैं किसी भी पुष्प में। जैसे अगर मान लो आप गुलाब के पुष्प की बात करते हो, तो उस पुष्प में क्या है, आपको पिंक पिंक बहुत सारे, मतलब बहुत सारे कलर्स में होता है। जो जनरली से क्या होता है, पिंक कलर होता है, रेड कलर होता है, उसकी बहुत सारी छोटी छोटी पंखुड़ियां देखने को मिलती हैं। तो वो सारे के सारे जो पंखुड़ियां हैं, अगर उससे मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं पुंज। जो किसी भी पुष्प में चाहे जितने बाह्य दल का भाग हो, चाहे जो पूरा का पूरा दल हो, जिसे हम कोरोला कहते हैं, उनको अगर मिला दिया जाता है तो उसे कहते हैं पुंज। पुंज का मतलब होता है संपूर्ण या फिर एक चक्र। तो किसी भी पुष्प में बाह्य दल जितना भी है, मतलब बाह्य दल क्या है, वो एक छोटी छोटी जो पंखुड़ियां, या जो अगर आपने गुड़हल का फ्लावर देखा होगा, तो नीचे क्या होता है, किस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कट्स होते हैं। तो वो क्या है, उसका बाह्य दल पुंज। पूरे के पूरे को अगर हम लेंगे तो बाह्य दल पुंज है। उसमें एक समान संरचना वाले बहुत सारी चीजें मिलकर क्या करती है, पूरा का पूरा सर्कल बनाती हैं। तो वो जो उसकी यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य दल। और पूरा का पूरा जो चक्र होता है उसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। बात समझ में आई कि बाह्य दल और बाह्य दल पुंज में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, आप याद कर सकते हैं कि पुंज का मतलब क्या होता है, समूह, या फिर पुंज का मतलब होता है कंप्लीट। तो बाह्य दल जो आपका सबसे बाहर वाला दल है, दल के बाहर वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं बाह्य दल। बाह्य दल का जो संपूर्ण संरचना है, जो संपूर्ण उसका घेरा है, उसे हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। और उसमें जो एक बाह्य दल है उसे हम क्या कह देते हैं, बाह्य दल। अब दूसरी संरचना हम लेते हैं, मान लो कि दूसरी संरचना हमने ली कुछ इस तरीके से। तो दूसरी संरचना क्या होती है, वो जो फ्लावर में आपको ऐसा रंग बिरंगा स्ट्रक्चर दिखता है ना, जो पौधों के पुष्पों में आपको इस तरीके से रंगीन स्ट्रक्चर दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा है दल वाला हिस्सा, वो हमारा दूसरा हिस्सा बनाता है। अभी हम समझेंगे कि बाह्य दल ऐसा हरा हरा क्यों है, दल इतना रंग बिरंगा क्यों है, सब चीजें समझेंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, पेशेंस बना के रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य स्थापित करना होगा। तो अब होता क्या है कि ये दूसरा जो हमारे पास बिंदु है, दूसरा जो हमारे पास अंग है, उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कहलाता है दल पुंज। ये हमारे पास कहलाता है दल पुंज। इसका जो जितने भी दल प्रेजेंट है उनको मिला देते हैं तो दल पुंज कहलाता है। और उनकी जो एक यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं। बात समझ में आई कि बाह्य दल पुंज मतलब पूरा का पूरा जितना हमारे पास बाह्य दल है उसको अगर हम मिला देते तो कहते हैं बाह्य दल पुंज। अगर हम एक दल की बात करते हैं, एक बाह्य दल की बात करते हैं, तो वो बाह्य दल है या फिर दल है। बाह्य दल पुंज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। इस चीज को हम लोग बाद में लिखते हैं, अभी पहले यहाँ पे इतना सारा लिखेंगे तो बहुत खचपच हो जाएगा, तो उसको हम लोग अलग से अलग पेज पे लिख के समझेंगे। आगे देखते हैं कि इसके बाद कौन सा अंग होता है। किसी भी पुष्प के 4 अंग हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, बाह्य दल, दल, पुमंग, जायंग। तो देखते हैं कि पुमंग और जायंग कहाँ है। पुमंग और जायंग, अगर आपने कभी अड़हुल का फ्लावर ढंग से देखा है तो आपने देखा होगा कि क्या होता है कि उसमें ऐसे एक डंडी निकली होती है, उसके ऊपर क्या होता है, रेड रेड 5 जो है 5 नंबर में आपको ऊपर रेड रेड दिखते हैं, बगल बगल में आपको येलो येलो दिखते हैं, ऐसे भी होते हैं। फिर क्या होता है, थर्ड पार्ट जो हम देख रहे हैं वो है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। कुछ ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी जो कि क्या कोरोला के बाद, जिसे हम दल पुंज कहते हैं, उसके बाद संरचना होती है। इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं पुमंग। इसे हम नाम देते हैं पुमंग। पुमंग का मतलब बच्चों ये है कि जितने भी आपके पास नर युग्मक बनाने वाले संरचना प्रेजेंट है उन सब को हम क्या कहते हैं, पुमंग। और इसकी जो इकाई होती है, मतलब अगर हम एक डंडी की बात करें तो ये एक डंडी कहलाती है पुंकेसर। अगर हम पूरे की बात करें तो जैसे वहां पे बाह्य दल पुंज वैसा वर्ड यूज किया जा रहा था पूरे के लिए, वैसे ही जितना भी ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे मिला के हम कहते हैं पुमंग। और उसके एक संरचना से ये एक है तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे, पुंकेसर नाम देंगे। अभी हम इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे, अभी पहले फिगर में देखते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट में क्या है, कौन सा कलर यूज किया जाए। नेक्स्ट में हमारे पास क्या बच्चों, हमारे पास मेल ऑर्गन हो गया। अब हमारे पास जायांग बनाना बचा हुआ है। तो जायांग में क्या होता है कि ऊपर थोड़ा सा एक ऐसा फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, फिर नीचे ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर बीच में ऐसा बड़ा डिजाइनर सा स्ट्रक्चर होता है, फिर ऐसे थोड़ा फ्लैट होता है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा हो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जायांग। मतलब ऐसा जितना भी स्ट्रक्चर किसी भी पुष्प में प्रेजेंट होगा इसे हम जायांग कहते हैं। और जो एक सिंगल मतलब ऐसे बहुत सारे अगर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो एक जो सिंगल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केशियर कहते हैं। स्त्री केशियर, क्योंकि ये स्त्री की बात हो रही है तो इसे हम स्त्री
केसर कहते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द जो है जो आपको बेसिक में देखने को मिलते हैं किसी भी, जब हम पुष्प की संरचना के बारे में बात करते हैं। अभी बहुत कुछ है इसमें समझने के लिए, लेकिन हम वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अगर इस चीज को मैं दूसरे पेज पे लिखना चाहूं कि हमारे पास जो सबसे बाहर से लेके अंदर की तरफ हम चल रहे हैं, ये बात याद रखिएगा कि बाह्यदल पुंज पहले ही नाम में कह रहा है कि ये बाहर की बात कर रहा है। तो जो सबसे पहली संरचना थी हमारे पास वो क्या थी? बाह्यदल पुंज। ये हमारे पास क्या थी? बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज। अगर आपको बाह्यदल पुंज और दल पुंज या कह सकते हैं सिर्फ बाह्यदल और बाह्यदल पुंज में अंतर समझने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे समझिए कि जैसे एक बुक है, ठीक है, बुक में बहुत सारी पेजेस हैं, तो एक पेज जो है उसे हम कह सकते हैं बाह्यदल और पूरी की पूरी बुक को हम कह सकते हैं बाह्यदल पुंज, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास संरचना है उसे हम कहते हैं दल पुंज। दूसरी जो हमारे पास संरचना है उसे हम कहते हैं दल पुंज। तीसरी जो हमारे पास संरचना है उसे हम कहते हैं पुमंग, और चौथी जो हमारे पास संरचना है उसे हम कहते हैं जायांग। तो इस तरीके से 4 महत्वपूर्ण जो है भाग होते हैं किसी भी पुष्पीय संरचना के। तो ये पुष्प की जो है 4 महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जिसके बारे में हम और डिटेल में समझते हैं। ये तो हो गया पूरे के पूरे समूह के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। जितने भी बाह्यदल होंगे उन्हें मिला के हम कहते हैं बाह्यदल पुंज, जितने भी दल होंगे उन्हें मिला के हम कहते हैं दल पुंज, जितने भी हमारे पास नर पार्ट होता है, नर जो कह सकते हैं कि नर संरचना जो होती है उसे मिला के हम पुमंग कहते हैं, और ये जो है इसे हम कहते हैं जायांग। इनके स्ट्रक्चर के साथ साथ इनके फंक्शन के बारे में, इनके कार्य के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इनके स्ट्रक्चर को, संरचना को पूरा कर लेते हैं। अब इनके साथ साथ ही हम इनके जो है एकल जो भाग होती है, इनकी जो एक यूनिट होती है उसे किस नाम से पुकारते हैं, समझिए। देखिए इस चैप्टर में, इस अध्याय में अगर आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझना है तो बच्चों आपको ये समझना होगा कि किस पार्ट को क्या कहते हैं, क्योंकि एक ही संरचना को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। नाम में बड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को होने लगता है, तो इसलिए नाम को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि कौन सा किसका पार्ट है, किसके कलेक्शन को क्या कहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। बाह्यदल पुंज को अगर हम कहें तो बाह्यदल पुंज को हम कहते हैं कि एकल जो भाग होती है उसे हम कहते हैं बाह्यदल। इसकी जो एकल भाग होती है इसे हम कहते हैं दल। इसकी जो एकल भाग होती है इसे हम कहते हैं पुंकेसर, इसे हम कहते हैं पुंकेसर, और इसका जो एकल भाग होता है इसे हम कहते हैं स्त्रीकेसर। तो ये 4 महत्वपूर्ण भाग हैं जिसे हम सिंगल अगर उसकी यूनिट की बात करते हैं तो क्या नाम देते हैं, ये चीज यहाँ पे दी गई है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पास बाह्यदल पुंज होता है इसे इंग्लिश में हम कहते हैं कैलिक्स। जो हमारे पास दल पुंज होता है इसे हम कहते हैं कोरोला, और वहीं पे हमारे पास जो पुमंग होता है इसे हम कहते हैं एंड्रोसियम। अगर आपको याद करना है तो याद करिए, वरना छोड़ दीजिए ये इंग्लिश वाला पार्ट। इफ यू वांट आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको याद करना है, थोड़ा जानना है कि हाँ भाई इसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, तो याद कर लीजिए, वरना इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ। और बाह्यदल को हम कहते हैं सेपल, बाह्यदल को हम लोग कहते हैं सेपल, दल को हम लोग कहते हैं पेटल, पुंकेसर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, और यहाँ पे स्त्रीकेसर को हम लोग कार्पल कहते हैं। ये क्या है, ये इनके सिंगल यूनिट का नाम है। तो आप हिंदी में याद कर लीजिए, इंग्लिश अगर आपका मन करे तो याद करिए, वरना छोड़ दीजिए। अब आगे हम क्या देखते हैं कि बाह्यदल पुंज जो है उसका क्या काम है, दल पुंज जो है उसका क्या काम है, पुमंग जो है उसका क्या काम है, जायांग जो है उसका क्या काम है। इस बात को समझने के पहले एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, वो क्या है कि ये जो 2 अंग हैं इसे हम कहते हैं क्या, ये जो अंग है इसे हम कहते हैं कि ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ये नर युग्मक का निर्माण करेगा और ये मादा युग्मक का निर्माण करेगा, और ये दोनों जो होते हैं ये सहायक जननांग कहलाते हैं। ये मुख्य जननांग कहलाते हैं और ये दोनों जो है सहायक जननांग कहलाते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, जब हम इनके कार्य के बारे में आपको बता देंगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा सहायक जननांग है और कौन सा मुख्य जननांग है। अगर आपने बाह्यदल पुंज के कार्य के बारे में समझना है तो थोड़ा सा अपने दिमाग को अपने घर के बगीचे में ले जाइए।
घर के बगीचे में कभी भी गुलाब की पंखुड़ी देखी, गुलाब की जो कली है उसे देखा है कि जब वो कली छोटी होती है तो उसके ऊपर हरे हरे रंग की एक कवरिंग होती है, एक जो है कि उसके ऊपर एक कह सकते हैं कवर होता है। वो कवर जैसे जैसे कली बढ़ती है वो कवर बगल होता जाता है और अंदर से आपको खूब सुंदर सा फ्लावर देखने को मिलता है। किसी भी फ्लावर में आप देख सकते हैं। आप जनरली गुलाब के फूलों को लोग ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, गमले में घर में भी लगा के रखते हैं, इसलिए मैंने गुलाब का एग्जाम्पल दिया। आप अगर अड़हुल का फ्लावर जो गुड़हल कहते हैं उसे भी अगर आप ऐसे देखेंगे तो पहले कोई भी कली होती है उसके ऊपर एक कवर होता है ताकि बाहर से जो ज़्यादा धूप हो रही है, मान लो कोई बारिश हुई, कोई कीट आया, तो उस सब से उसकी रक्षा करने के लिए एक ये सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करता है। तो बाह्यदल पुंज क्या है? सुरक्षात्मक आवरण की तरह काम करता है। जो कली जब तक पुष्प जो है वो अपरिपक्व होती है तब तक बाह्यदल पुंज उसकी सुरक्षा करता है। तो ये किसका काम है? ये है बाह्यदल का काम, कि ये क्या बनाता है? सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है। और ये जो आवरण होता है किस तरीके से सुरक्षा देता है, आपको समझ में आ गया। दूसरा जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं दल। अब गुलाब के फूल को इमेजिन करिए, सोचिए कि गुलाब के फूल में वो पिंक वाला हिस्सा ना हो। कमल के फूल को सोचिए कि कमल में वो जो सुंदर सुंदर सी पंखुड़ियां हम बनाते हैं वही ना हो। गुड़हल के फ्लावर को इमेजिन करिए कि वो जो रेड कलर का या फिर जो भी अलग कलर के आपके घर पे गुड़हल होगा उसमें वो कलरफुल जो पंखुड़ी है वही ना हो। एक बार सोचिए, तो क्या वो फ्लावर थोड़ा सा भी अट्रैक्टिव लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो कोरोला जो है, या कह सकते हैं जिसे हम दल कहते हैं, ये एक रंगीन पार्ट होता है, चमकीला पार्ट होता है। और ये करता क्या है? ये कीटों को आकर्षित करता है। एक सच्चाई बताऊं आपको कि कीटों को आकर्षित करता है। एक बहुत कह सकते हैं हार्श सच्चाई बताऊं आपको, हालांकि ये सच्चाई बहुत हार्श नहीं है, आकर्षित करता है। अब सच्चाई ये है कि पुष्प जो इतना सुंदर सुंदर आपको देखने को मिलता है, उसको हम लोग अपने गमले में लगाते हैं, एकदम अपने बहुत अच्छे से उसकी केयर करते हैं। वो जितने भी पुष्प बनाता है, ऐसे जो रंग बिरंगे कलर आपको देखने को मिलते हैं, गुलाब में वो जो सुंदर सुंदर पंखुड़ियाँ पौधा बनाता है, वो एक सुंदर सी जो स्मेल बनाता है, वो आपके लिए नहीं बनाता कि आपने उसे ग्रो किया या आपके लिए वो बना रहा है। वो कीटों को आकर्षित करता है उसकी सहायता से, और उसकी कीटों को आकर्षित करके क्या करेगा? उससे उसका जो परागण की क्रिया होती है, मतलब आप समझ सकते हैं कि जनन में वो कीटों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो चीज़ हम आगे समझेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि जो इतना सुंदर सुंदर फ्लावर, इतनी अच्छी खुशबू जो पौधों में होती है, वो कीटों को आकर्षित करने के लिए होती है, ना कि आपके लिए। लास्ट में हमारे पास जो तीसरा अंग है उसे हम क्या कहते हैं? पुमंग या पुंकेसर। ये क्या है? नर जनन अंग है। ये क्या है? नर जनन अंग है। और ये जो नर जनन अंग होता है ये क्या करता है? ये नर युग्मक निर्माण में सहायक होता है। और वहीं पे हमारे पास जो जायांग है, जो स्त्री केसर है, ये मादा जनन अंग है। ये क्या है? मादा जनन अंग है। और यहाँ पे मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इतनी सी बात आपको समझनी पड़ेगी किसके बारे में, कि इसको कलेक्टिवली पूरे के पूरे समूह को क्या नाम दिया जाता है और एक सिंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं। हिंदी में भी हमने देख लिया, इंग्लिश में भी हमने देख लिया। इनका क्या कार्य है, क्यों ये प्रेजेंट है, ये अगर रहते हैं किसी पुष्प के साथ तो क्या काम करते हैं। इन दोनों को हमने कहा, जो हमारे पास बाह्यदल पुंज है, दल पुंज है, ये क्या है? सहायक अंग है। और ये क्या है? ये मुख्य जनन अंग है, जिसे हम पुमंग और जायांग कहते हैं। ये चीजें आपको पता है, मतलब पता हो गई। अब हम देखिए, इनका काम तो हम समझ गए कि ये सुरक्षा प्रदान करते हैं और ये क्या करते हैं? जनन करते हैं, मतलब कि कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। हमें क्या करना है? हमें लैंगिक जनन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो हमें इन दोनों अंगों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। तो इन दोनों को अंगों को अगर हमें जानना है तो हम एक बार अपने पुष्प की संरचना पे चलते हैं। पुष्प की संरचना में अगर जो अंग को हमें ध्यान से पढ़ना है, उस अंग को थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट करें अगर, तो कुछ ये है हमारा वो अंग जिसे हमें पुष्प की संरचना वाले हिस्से में क्या है? पढ़ना है। कुछ ऐसे अंगों को हम कहते हैं नर जनन अंग, ऐसा होता है। और कुछ हमारे पास मादा जनन अंग कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। हालांकि मैंने फिगर बहुत अच्छा नहीं बनाया है, जो कि मुझे आता भी नहीं है, बट आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ये मेरी गारंटी है। कुछ ऐसा संरचना हमने बनाया। ये क्या है? जो आपको मोटी मोटी लाइन दिख रही है, ये नर जनन अंग है। जो नीले कलर से आपको लाइन दिख रही है, ये आपका मादा जनन अंग है। समझते हैं कि नर जनन अंग में क्या क्या चीज़ें होती है और मादा जनन अंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नर जनन अंग जो है वो मुख्यतः दो चीज़ों से मिलकर बना होता है।
अगर नर जनन अंग को हम लोग यहाँ पे एक सादे पेज पे बनाएं कि हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास इस तरीके से मान लो थैलेमस है, इस तरीके से मान लो हमारे पास थैलेमस है और इस पे क्या है, इस तरीके से एक डंडी निकली है। इस डंडी के ऊपर क्या है, हमारे पास ऐसे कुछ कोस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है बने हैं। किसी किसी पौधों में ये कोष्ठक लाइक स्ट्रक्चर 2 के होते हैं, किसी किसी में एक ही होता है, लेकिन 2 वाले का नंबर ज्यादा है। अगर आप गुड़हल में देखेंगे तो आपको 1 दिखाई देगा, लेकिन बहुत सारे में आपको 2 दिखाई देगा। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो 2 संरचनाएं हैं करती क्या है, इनका क्या नाम है, इसे हम कहते हैं, ये जो संरचना है इसे हम कहते हैं पुतंतु, या कहीं कहीं पे इसके लिए तंतु वर्ड यूज किया जाता है, पु तंतु, या इसको हम तंतु भी कहते हैं, इसे हम तंतु भी कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ दिखेगा। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट होता कुछ नहीं है यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ी सी डंडी है जो कि हमारे इस संरचना को थोड़ा जो है कि ऊंचाई प्रदान करती है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। ये सिर्फ एक डंडी है जिसके ऊपर हमारा नर जो जनन अंग में या नर युग्मक के निर्माण करने के लिए जो अंगक की जरूरत होती है उसे थोड़ा सा हाइट प्रदान करता है, ताकि हमारा जो इसमें जो नर युग्मक बनेगा वो दूर दूर तक ट्रांसफर हो सके, एक ऊंचाई प्रदान करने के लिए ये तंतु होती है। दूसरा हमारे पास जो ये संरचना है, यही वो मुख्य संरचना है जिसके अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। इसे हम कहते हैं परागकोश। इसे हम क्या कहते हैं, परागकोश। ये संरचना क्या कहलाती है, परागकोश कहलाती है। और इसी के अंदर जो है परागकण जो होते हैं इनका निर्माण होता है, जो कि नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। ये हो गया हमारे पास किसका, नर अंग, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर। क्योंकि यहाँ पे हम एक नर युग्मक का जो संरचना है उसकी बात कर रहे हैं तो इसे हम पुंकेसर कहेंगे। अगर यहाँ पे मान लो इस पौधों में और भी जितने जो है कि और भी बहुत सारे ऐसे मान लो ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते, इनको अगर मिला के हम सबकी बात करते, इसकी भी बात करते, इसकी भी बात करते, जितना प्रेजेंट था सबकी बात करते, तो इसे हम क्या कह देते, इसे हम कह देते पुमंग। ये बात समझ में आ गई कि पुमंग मतलब जितने भी आपके पास पुंकेसर हैं उसे हम मिला देते हैं तो वो पुमंग कहलाता है किसी एक पुष्प का। अब हमारे पास जो संरचना है उसका क्या है, हम मादा जनन अंग के बारे में बात करते हैं। मादा जनन अंग को समझने के लिए हम इसे एक अलग जो है कि चित्र इसका बना लेते हैं। हमने नीले रंग से इसका चित्र बनाया तो हम इसको नीले रंग से ही बनाते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक रिसेप्टर जैसा स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे क्या होगा कि एक लैंडिंग जैसे यहाँ पे आके कुछ रुक सके, कुछ ऐसी संरचना ऊपर आपको देखने को मिलती है। फिर एक पतली सुराही जैसी संरचना देखने को मिलती है। फिर इस तरीके से एक बड़ा सा आपको एरिया देखने को मिलता है। जो सबसे ऊपर वाली संरचना होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। इसका क्या नाम है, वर्तिकाग्र। और दूसरा जो ये संरचना है इसे हम कहते हैं बच्चों वर्तिका। इसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका। और ये जो संरचना है इसे हम कहते हैं अंडक। इसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। इसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये 3 हिस्से होते हैं किसी भी किसके, स्त्री केसर के, किसी भी स्त्री केसर के। क्योंकि यहाँ पे हम एक की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, स्त्री केसर है। किसी भी स्त्री केसर के 3 अंग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। कुछ और बातें देखते हैं कि इस अंडाशय में क्या होता है कि यहीं पे आपके बीज का निर्माण होता है। जब भी परागण की क्रिया होती है तो परागकण जो है वो यहाँ पे आता है, जो परागकण है वो यहाँ पे आके वर्तिकाग्र पे रुकता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर एक ऐसा ट्यूब जैसे संरचना बनती है जिसकी सहायता से यहाँ तक ये जो आपका परागकण का जो मतलब परागकण के लिए जो आपका नर युग्मक है वो इस एरिया तक पहुँचता है। और यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से एक संरचना होती है जहां पे यहाँ पे किस चीज का निर्माण होता है, यहाँ पे निर्माण होता है बीजांड का। यहाँ पे बीजांड का निर्माण होता है और यही बीजांड आगे चल के जो है बीज का निर्माण करता है, बीज का आवरण बनाता है। और यहाँ पे कुछ ऐसा संरचना बन जाता है जहाँ के जिसके अंदर जो है पूरी की पूरी जो है प्रोसेस होती है, बीज का निर्माण वगैरह सब यहीं पे होता है। तो आपको मादा जनन अंग की जो संरचना है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, अगर हम इसे इंग्लिश में जानना चाहें कि क्या क्या कहते हैं तो ये कहलाता है हमारा स्टिग्मा, ये कहलाता है हमारा स्टिग्मा, ये है हमारा स्टाइल और ये है हमारी ओवरी।
स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और जो हमारे पास बीजांड है उसे हम कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल ही आगे चल के बीज बनाता है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका परागकण है वो आता है, और वर्तिकाग्र क्या है, वो एक पतली सी स्टाइलिस्ट एक गर्दन जैसी संरचना है, और ये इसीलिए इसका नाम स्टाइल या वर्तिका है। तो वर्तिका में क्या होता है कि पोलन जो है ट्यूब बनाता है, और यहाँ पे जो परागकण है वो यहाँ तक आता है। तो ये चीज क्या है, ये हमारे पास नर मादा जननांग जो है उसकी संरचना के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आपको सारी चीजें समझ में आई। इसका मैंने आपको इंग्लिश नहीं बताया था। परागकोश को हम लोग कहते हैं एंथर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंथर। तो ये भी आप जान लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी सी रुचि है, थोड़ा जानना चाहते हैं कि आप इसको क्या कहते हैं, तो लिखिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये चीज हमने देखी पुष्प की संरचना के बारे में। अगर एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करें कि पुष्प क्या है, पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को हम कहते हैं सहायक जननांग, और वहीं पे जो पुमंग और जायांग है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य जननांग। पुमंग और जायांग में पुमंग जो है वो नर जननांग की तरह काम करता है, और जो जायांग है वो मादा जननांग की तरह काम करती है। बाह्य दलपुंज का जो एक सिंगल पार्ट होता है उसे हम बाह्य दल कहते हैं, उसी तरीके से दलपुंज का जो सिंगल पार्ट होता है उसे दल कहते हैं। पुमंग का पुंकेसर, जायांग का स्त्री केसर। हमने देखा किसका क्या काम होता है। बाह्य दल पुंज जो है वो सुरक्षात्मक आवरण बनाता है बच्चों। उसके बाद दलपुंज जो है वो कीटों को आकर्षित करता है। पुमंग या पुंकेसर जो है नर जननांग की तरह काम करता है, और जो हमारे पास स्त्री केसर है वो मादा जननांग की तरह कार्य करती है। हमने उनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा अच्छे से देख लिया। अब हम लोग बस ये देखने वाले हैं लास्ट में, उसके बाद वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे, कि आपको इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानना है। इस पूरे चैप्टर में आप फिर पढ़ने के बाद आपको पता क्या चलेगा। देखिए, इस चैप्टर को 3 मुख्यतः बिंदुओं में बांटा गया है। पहला जो मुख्य बिंदु है उसे हम कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं, कि ये वो घटनाएं हैं जो कि निषेचन के पहले होती हैं। निषेचन क्या होता है, वो जो मैंने आपको कहा था ना कि युग्मक संलयन होता है लैंगिक जनन में, पहली वाली क्लास में बताया था ना कि युग्मक का क्या होता है, संलयन होता है लैंगिक जनन में। तो युग्मक संलयन की विधि जो होती है, जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसे हम निषेचन कहते हैं। तो युग्मक संलयन के पहले की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पहले बिंदु में पढ़ेंगे। दूसरा बिंदु है हमारे पास निषेचन, और तीसरी बिंदु है हमारे पास निषेचन पश्च घटनाएं। तीसरी बिंदु है हमारे पास निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं, कि निषेचन के बाद की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो ये जो है हमारे पास 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब इस बिंदुओं के भी अंदर कुछ विषय हैं जिसे हमें पढ़ना है। निषेचन पूर्व घटनाओं में क्या क्या हो सकता है। निषेचन में आपको क्या करना है कि युग्मक बनाने हैं, मतलब युग्मक का संलयन करना है। तो किसी भी चीज का संलयन करने के पहले उस चीज को बनाना तो पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, जो पहला इसका विषय है वो क्या है, युग्मक निर्माण। पहला जो विषय है वो क्या है, युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण जो है, इसमें हमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, नर युग्मक की आखिर जो नर युग्मक है उसका निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है, कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, ये पढ़ना है। फिर मादा युग्मक जो है उसका निर्माण कैसे होता है, कैसे कैसे चीजें होती है, फिर ये पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा पढ़ना है युग्मक स्थानांतरण, मतलब जो नर युग्मक है वो किसी भी तरीके से मादा युग्मक के पास पहुंचने की कोशिश करता है, तभी तो संलयन होगा ना। नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक तक पहुंचता है, उसके बाद ही संलयन की प्रक्रिया होती है। तो जो नर युग्मक का मादा युग्मक के पास तक पहुंचने के लिए जो स्थानांतरण होता है उसे हम युग्मक स्थानांतरण के अंतर पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, जो दूसरा विषय है इसमें होता है निषेचन, मतलब कि यहाँ पे युग्मक संलयन हो, क्या यहाँ पे युग्मक का क्या होगा, संलयन होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। जिसके फलस्वरूप क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। पूरे के पूरे अध्याय में जो 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे उसे हमने देख लिया कि क्या क्या होता है। निषेचन पूर्व क्या क्या होता है, निषेचन के समय क्या होता है, निषेचन के पश्चिम में क्या बताया गया कि ये जो युग्मनज है,
ये जो युग्मनज है ये क्या करता है, युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण से आगे चल के जो है कि यहाँ पे पूरा का पूरा बीज और फल का निर्माण होता है, बीज और फल का निर्माण होता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको बीज तथा फल का निर्माण, ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है ये आपको पढ़ना है किस इस अध्याय के अंतर्गत। कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नर युग्मक मादा युग्मक बनते कहाँ हैं, कैसे बनते हैं, बनने के बाद फिर उनका स्थानांतरण कैसे होता है, नर युग्मक मादा युग्मक पास पास कैसे आते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, इसके अंदर परागण के बारे में पढ़ेंगे। निषेचन में युग्मक का संलयन कैसे होता है, उसके बाद युग्मनज का निर्माण कैसे होता है। युग्मनज फिर जो है कि अपना साइज बढ़ाता है और एम्ब्रियो मतलब जिसे हम भ्रूण का कहते हैं, भ्रूण का निर्माण होता है। फिर भ्रूण को आगे चल के बीज में परिवर्तन होना पड़ता है, बीज और फल का निर्माण होता है। ये आपको इस अध्याय में पढ़ना है। फिर अंतिम में आपको पढ़ना है असंगजनता के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, असंगजनता, और आपको क्या बीजाणु फलन के बारे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि इस प्रक्रिया का थोड़ा सा कह सकते हैं एक्सेप्शन के फॉर्म में देखा जाता है। तो वो सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि पुष्प क्या है, पुष्प के डिफरेंट स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, उन स्ट्रक्चर का काम क्या है, उनका नाम क्या है, उनके कौन कौन से अंग हैं। उसके बाद हमने देखा कि इस पूरे के पूरे अध्याय में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। आपको निषेचन पूर्व घटनाएं पहले मैं पढ़ाऊंगी, उसमें की पूरी चीजों को पढ़ाने के बाद फिर हम निषेचन समझेंगे कि निषेचन में क्या क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे निषेचन पश्च घटनाएं, मतलब निषेचन के बाद एक बीज के निर्माण तक की प्रक्रिया जो चलती है वहां पे क्या क्या चीजें होती है, सब कुछ हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ये हमारे पास पहली स्लाइड थी, ये वाली, और यहाँ पे हमने देखा कि पुष्प के कौन कौन से पार्ट होते हैं। दूसरी स्लाइड हमारे पास ये है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग के बारे में। ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर था, ये था, और फिर ये हमने देखा कि इस विषय में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ये आपको जो पहला फिगर मैंने ऐड किया था ये भी आप अगर यहाँ पे ऐड हुआ है तो देख ही लीजिए कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, स्त्री केशर की अगर हम बात करते हैं तो स्त्री केशर में आपके पास यहाँ पे देखिए वर्तिकाग्र है, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिका है जो ये वाला पार्ट है, और जो अंडाशय है जो इस तरीके से फूला हुआ पार्ट है। इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है जहां पे अंड कोशिका का निर्माण होगा। सबसे बाहर आपके पास बाह्य दल है, फिर दल है, फिर आपके पास क्या है, पुंकेसर है, पुंकेसर के अंदर परागकोश और पूतंतु प्रेजेंट है। ऐसी संरचना हमने यहाँ पे देख ली। तो इसी के साथ इस वीडियो को बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है निषेचन पूर्व जो घटनाएं होती हैं उनको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, फिर हम देखेंगे कि मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, स्थानांतरण की कौन कौन सी विधियां हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।